देखो एल सी ऑसिलेशन पढ़ना है आज हमारे को इस वीडियो में, एल सी ऑसिलेशन। लेकिन उससे पहले एक बार हमें समझना होगा कि किसी इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, हमने पढ़ा हुआ है। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये कैपेसिटर का सिंबल, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, कैपेसिटर की दो प्लेट होती हैं और ये सेटअप हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है कैपेसिटर में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कितनी होती है? हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितनी होगी इंडक्टर के केस में? इंडक्टर के केस में मैग्नेटिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। मैग्नेटिक फील्ड, आप अगर यहाँ करंट को ग्रो करोगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, समझ में आ रहा है? तो इस करंट को ग्रो करोगे तब एक उल्टा ईएमएफ बनेगा, इस करंट को ग्रो करने से रोकेगा। अब मान लो सारा का सारा चार्ज आपने दे दिया है, अब यहाँ पे सारी की सारी क्या स्टोर होगी है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एल आई स्क्वायर। व्हाट इज एल? सेल्फ इंडक्टेंस। एल आई क्या है? जो करंट आप दे रहे हो इसमें, तो आई का स्क्वायर और जितना इसका एल है, जितना नंबर ऑफ टर्न्स आप लपेटोगे उतनी ज़्यादा इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कहाँ पे? इस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो जब आप करंट ग्रो कर रहे होगे तो करंट को ग्रो करने से रोकेगा ये, और जब सर्किट में करंट मर रहा होगा तो मरने से भी रोकेगा, यानी कि करंट को बढ़ाने की सोचेगा ये। इसका नेचर ही कुछ ऐसा है, समझ में? एक तरह जब करंट ग्रो करवा रहे हो शुरू में, जीरो से करंट ग्रो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इसके कारण अपोजिंग ईएमएफ बनेगा इसमें, जो इस करंट को ग्रो करने से रोकेगा। और जब मान ली सारा चार्ज आपने दे दिया है, बैटरी डिस्चार्ज होगी और यहाँ इस पूरे इंडक्टर के अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब जब ये करंट मर रहा होगा तो इस करंट को ये सपोर्ट करेगा, क्या चाहेगा? करंट उतना ही रहे सर्किट में। तो ये प्रॉपर्टी है और आपको ये पढ़ना है भाई कि कितनी एनर्जी स्टोर होती है किसी इंडक्टर में। एनर्जी क्यों स्टोर होगी? क्योंकि एक फोर्स के अगेंस्ट, एक बैक ईएमएफ के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो? वर्क डन। ठीक है, व्हेन करंट ग्रोज, बैक ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ इन द इंडक्टर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा इस इंडक्टर के अंदर? तो ईएमएफ इंड्यूस, इसका फॉर्मूला होगा, आप स्मॉल ई लिखो कैपिटल लिखो आपकी मर्जी, एल डी आई बाई डी टी। ये इसका ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आप करंट को ग्रो करें 0 to I, करंट I फॉर स्मॉल टाइम t। ठीक है, जब करंट ग्रो कर रहे हैं आप 0 to I करंट ग्रो करेगा इसमें थोड़े से टाइम t के लिए, तब जो बैक ईएमएफ है उसके अगेंस्ट आप जो वर्क डन करोगे उसके कारण इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस इंडक्टर में क्या स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। कई बार बोला है मैंने। तो कितनी होगी? वर्क डन जितना करोगे आप फॉर स्मॉल टाइम डी टी या टी टाइम के लिए, कितना वर्क डन? देखो वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर होता है कि नहीं? आपको कितना काम करना पड़ा उस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट, तो आपको पावर लगानी पड़ी। तो पावर का फॉर्मूला ये हुआ, वर्क डन पर यूनिट टाइम। दूसरी तरफ V इंटू आई, कितने करंट को ग्रो कर रहे हो? चीज़ है समझ में? पावर का फॉर्मूला ये भी तो होता है V इंटू आई, तो ये ईएमएफ इंटू आई। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, ई का फॉर्मूला जस्ट इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, एल डी आई बाई डी टी इंटू आई। अब डी टी बोथ साइड हैज़ कैंसल्ड, सो इंटीग्रेटिंग दिस, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लो, जितना वर्क डन है वही तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा इसमें। एल आई डी आई ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, एल आई डी आई। इंटीग्रेट कर दो, टोटल वर्क डन डी डब्ल्यू जुड़ के क्या बन जाएगा? टोटल वर्क डन। इधर भी इंटीग्रेट कर दो, किधर 0 से आई करंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं आप इंडक्टर में, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन किसका होगा? आई डी आई का। आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में एक ऐड कर और वही पावर नीचे, तो पावर में एक ऐड किया स्क्वायर और वही पावर नीचे यानी कि 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? हाफ आई स्क्वायर बाई 2, यानी कि क्या लिख सकता हूँ उसको? हाफ
ठीक है। अब दिस वर्क डन हैज़ बीन stored in the magnetic potential energy। वर्क डन की जगह पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ Li स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, क्या इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है? होती है। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है? होती है। हाफ CV स्क्वायर, यहाँ हाफ Li स्क्वायर। आगे समझ में? देखो LC ऑसिलेशन सर्किट क्या है, क्या काम आता है? ठीक है, तो एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा होगा पैरेलल में। कैसे दिख रहे हैं आपको? ये पैरेलल में ही है ना। तो इस सर्किट में एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा होगा पैरेलल में। ये एक ही सर्किट है, एक ही सर्किट है। आपको समझाने के लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेजेस दिखाई हैं इसके, 8 अलग अलग। सर्किट एक ही है। कभी आप सोचो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स 4 हैं, यहाँ 3 हैं, सेम नंबर ऑफ टर्न्स हैं सभी में। समझ में आ गया? सेम कैपेसिटर है, यानी कि एक ही सर्किट है ये, और 8 मैंने इसके स्टेजेस दिखाई है आपको ताकि समझ में आए चीज़। ठीक है, अभी LC ऑसिलेशन नाम से तो समझ में आया कि कुछ झूल रहा है। ऑसिलेशन तो पेंडुलम में होती हैं, तो यहाँ कैसी ऑसिलेशंस देखेंगे अभी। तो कैपेसिटर के अंदर क्या होता है? चार्ज स्टोर हो जाता है और एनर्जी स्टोर हो जाती है। वी नो वेरी वेल। ठीक है, अब देखो इस कैपेसिटर को बाहर से बैटरी लगा के हम चार्ज करेंगे। आगे समझ में? एक बार कैपेसिटर को चार्ज करना है, इसमें करंट जाएगा क्या? उधर नहीं जाएगा करंट। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इंडक्टर की खासियत मैंने आपको बता रखी है। इंडक्टर के पास एक प्रॉपर्टी है, जैसे आप स्विच ऑन करोगे इधर करंट नहीं जाएगा, जाएगा भी थोड़ा बहुत, लेकिन बैक EMF बनेगा, उसके कारण उधर करंट नहीं जाएगा। तो चार्ज होगा कैपेसिटर, होगा कि नहीं होगा? तो जैसे स्विच ऑन करेंगे बैटरी लगा करके, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा और फुल चार्ज हो जाएगा विदिन 1 और 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको डिस्कनेक्ट कर दोगे। मान लो कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया है, उसको कैसे शो करेंगे? पॉजिटिव चार्ज यहाँ, 4 पॉजिटिव चार्जेस, 4 नेगेटिव चार्जेस। अगर आपको समझ में आए तो 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव चार्जेस से शो करूँगा मैं। कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। अब कैपेसिटर की दूसरी नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? चार्जिंग के बाद डिस्चार्जिंग। तो कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज होना शुरू होगा। अब यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाना चाहता है? नेगेटिव में। डिस्चार्ज होने के लिए यही तो होगा ना प्रोसेस। यहाँ का पॉजिटिव चार्ज किधर डिस्चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज में। अब इधर अभी तो करंट, फिलहाल करंट कितना है? 0। डिस्चार्जिंग शुरू नहीं हुई अभी डिस्चार्ज होना चाहिए। करंट इज़ 0। पोटेंशियल एनर्जी इसमें फुल है। कहाँ फुल है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या है? एनर्जी। ठीक है, फुल एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मैं इसकी भी इंडिकेशन बना देता हूँ। इसके पास इस स्टेज पे, पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। तो फर्स्ट स्टेज पे क्या है? इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी फुल है। ये बैटरी फुल दिखा रहा हूँ मैं, समझ लो बैटरी के इंडिकेशन से। हमारा मोबाइल भी तो ऐसे शो करता है, मैं फुल चार्ज हो भाई, बैटरी फुल दिखाता है कि नहीं? ठीक है, अब ये एनर्जी फुल है कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैपेसिटर में। मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी है? 0। बी इज 0। एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड इज 0 फर्स्ट सिचुएशन पे। जैसे अभी डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगा तो यूँ समझ लो कुछ करंट ग्रो करेगा। करंट ग्रो किया, यहाँ 2 चार्जेस बच गए और कुछ करंट या चार्जेस गए, करंट एस्टैब्लिश हुआ, करंट बढ़ा सर्किट में, उन्होंने यहाँ इंडक्टर में क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड। अब इस सिचुएशन पे, सेकंड स्टेज पे, ये वाली एनर्जी दोनों की इक्वल होगी। मतलब ये वाली एनर्जी हाफ हाफ किस में बट गई? हाफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और हाफ किस में? मैग्नेटिक फील्ड में चली गई। और कोई तो सोर्स है ही नहीं बाहर से। तो कैपेसिटर के पास ही एनर्जी है, बस एक बार बैटरी लगाई थी, इसको चार्ज किया था, हटा दिया था फिर। अब हाफ हाफ एनर्जी दोनों के पास। ठीक है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी, ये मैग्नेटिक फील्ड की। बार बार यू लिखूंगा तो आप परेशान होगे, इतना टाइम नहीं है। देख लो यू समझ लेना आप, यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी, समझ में, एनर्जी के लिए यू यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, और करंट ग्रो करेगा तो और चार्जेस को भेजेगा, ये चार्ज भी क्या होंगे, डिस्चार्ज, थर्ड स्टेज में। तो यहाँ जब चार्ज ग्रो करे, करंट ग्रो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगा कि नहीं, 2 3 4, पहले 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब कितनी होगी 4। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी 0, यहाँ कोई चार्ज नहीं है इसके पास अब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी क्या हो गई इस स्टेज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होगी 0, E0, और मैग्नेटिक फील्ड में फुल एनर्जी स्टोर हो, फुल स्टोर होगी थर्ड स्टेज पे, तो मैग्नेटिक फील्ड के पास फुल एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी चलेगी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, मैंने बोला था जब करंट डिक्रीज कर रहा हुआ, इस टाइम पे डिक्रीज कर गया सारा करंट, अब ये क्या चाहेगा, उसी डायरेक्शन में उतना ही करंट रहे। मैंने बताया था इसकी प्रॉपर्टी है इंडक्टर की। अब ये क्या चाहेगा, करंट जब मर रहा होगा तो ये चाहेगा करंट डिक्रीज ना करे, तो ये अपनी एनर्जी देता है करंट को इसने एनर्जी दी और करंट को सपोर्ट किया उसी डायरेक्शन में, तो कुछ चार्ज यहाँ आ गया, इधर कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसने सारी की सारी एनर्जी दे दी अगले स्टेज में, मैग्नेटिक फील्ड में जितनी एनर्जी थी सारी की सारी दे दी, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। आगे समझ में मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी बची, 0, यानी कि ऐसा हुआ ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है उठ करके यहाँ आ गया है नेगेटिव में, पॉजिटिव चार्ज उठ करके नेगेटिव वाली स्टेज पे आ गया। जो पहले ये वाली प्लेट नेगेटिव थी ना, अब ये प्लेट क्या हो गई है, पॉजिटिव, समझ में आ गया। अब ये किधर डिस्चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो चार्जेस को छोड़ेगा भाई, जाओ करंट बनाओ, तो कुछ चार्जेस भेजे इसने और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना अपोजिट डायरेक्शन में। अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, पहले वो डायरेक्शन थी अब ये डायरेक्शन होगी। अब आधी आधी है दोनों के पास इस स्टेज में एनर्जी, ठीक है, वो बना दूंगा सारे इंडिकेशंस में बाद में। आधी आधी होगी इस स्टेज पे, 6 स्टेज पे। अब नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा यहाँ क्या बना देगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। आ रहे समझ में। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब ये करंट डिक्रीज हो रहा होगा, ये तो डिस्चार्ज हो गया, 0 चार्ज, करंट डिक्रीज करने लग गया ना। अब ये क्या चाहेगा, करंट जब मर रहा है तो करंट को सपोर्ट करेगा उसी डायरेक्शन में, करंट उतना ही रहे, तो अपने मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी दे देगा कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी दे दी इसने, हाफ, इधर आ गया करंट और ये हो गया चार्ज, कैपेसिटर चार्ज हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेज में 8 से आगे वाली स्टेज क्या होगी, फर्स्ट स्टेज। देखो ध्यान से, सारा का सारा चार्ज, सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये रिलीज कर देगा सारी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल चार्ज। फर्स्ट स्टेज आ गई कि नहीं, आ गया समझ में। इसलिए मैंने 8 स्टेजेस बनाई हैं इस सर्किट की, ताकि अच्छे से समझ में आए। सर्किट एक ही है, मैंने पहले बोला था, लेकिन 8 अलग अलग स्टेजेस हैं ताकि समझ में आए चीज़ें। अब यहाँ पे हाफ, दोनों के लिए इंडिकेशन हाफ हाफ, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के पास नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाली शुरू वाली है अपनी, मैग्नेटिक फील्ड के पास 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास फुल एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड के पास 0 एनर्जी। यहाँ E, यहाँ B। अब दोनों के पास आधी आधी, यहाँ इस केस में मैग्नेटिक फील्ड के पास फुल और इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास 0 और मैग्नेटिक फील्ड के पास फुल। यहाँ फिर हाफ हाफ, ठीक है।
और नेक्स्ट स्टेज में फिर वही फर्स्ट वाली स्टेज ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के पास फुल एनर्जी होगी। अब इस सर्किट से आप क्या कंक्लूड करते हो, क्या चीज़ समझ में अब क्या नाम रखा है टॉपिक का, एलसी ऑसिलेशन। क्या ऑसिलेट कर रहा है यहाँ, सब कुछ ऑसिलेट कर रहा है, सब कुछ, केवल करंट ही नहीं सब कुछ ऑसिलेट कर रहा है। बेटा ध्यान से देखो, एनर्जी देखो, एनर्जी के बारे में देखो, एनर्जी फुल हो गई, एनर्जी फुल है शुरू में कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में जीरो, फिर आधी आधी होगी, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन मान लो इसको पॉजिटिव और दूसरी वाले को क्या मानेंगे नेगेटिव, ठीक है। अब ये एनर्जी वैसे तो समझाऊंगा बाद में, एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, एनर्जी तो एनर्जी होती है, लेकिन समझने के लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव, उधर वाले क्या होगी नेगेटिव डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड के पास फुल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जीरो एनर्जी। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के पास हाफ हाफ, मैग्नेटिक फील्ड एम्प्टी और इलेक्ट्रिक फील्ड के पास फुल एनर्जी बट अपोजिट डायरेक्शन में। पहले तो हमने ये पॉजिटिव बनाई थी तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसा था, अब सारा का सारा चार्ज यहाँ आ गया तो वो पॉजिटिव और ये वाला क्या हो गया नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है, एनर्जी तो उतनी है ना, मान रहे हैं आइडियल कंडीशन है, एनर्जी का लॉस नहीं होता, मान रहे हैं लेकिन एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, इसलिए तो बैटरी लगाते हैं। बताऊंगा इस सर्किट का यूज़ क्या है। अब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड राइज करने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड राइज करा, मैग्नेटिक फील्ड के पास फुल एनर्जी, पहले इक्वल हुई और फिर एक टाइम ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड के पास जीरो एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड के पास जीरो एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या होगी फुल एनर्जी। 9th स्टेज, 8 के आगे 9th, समझ में आ गया। यहाँ सब कुछ ऑसिलेट कर रहा है, देखो आप चार्ज इधर से इधर, करंट भी ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, करंट भी ऑसिलेट कर रहा है, एक बार ये डायरेक्शन थी, एक बार ये डायरेक्शन हो गई, एक बार ये डायरेक्शन, यहाँ से डायरेक्शन बदलनी शुरू हुई, ध्यान से देखिए, यहाँ से तो ऐसी डायरेक्शन थी, पूरा का पूरा चार्ज चला गया, अब ये इसी डायरेक्शन में सपोर्ट करेगा भाई, ताकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पूरा का पूरा क्या बना दे इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, अब यानी कि करंट भी ऑसिलेट कर रहा है और चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और चार्ज की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। करंट तो तभी फ्लो करेगा ना जब चार्ज चलेगा, बस चार्ज की डायरेक्शन बदल गई तभी तो करंट की बदली। दूसरी चीज़ एनर्जी भी ऑसिलेट कर रही है, अगर आप इसका ग्राफ देखोगे एनर्जी का तो आपको समझ में आएगा। करंट कैसा है, करंट का चार्ज का ग्राफ देखोगे आप, जब एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो उसका ग्राफ भी सेम होता है, चार्ज ऑसिलेट करता है तो उसका ग्राफ भी यही है। शुरू में आप देखो, शुरू में करंट कितना है ज़ीरो, ठीक है, शुरू में करंट ज़ीरो है, फिर करंट बढ़ेगा ना, करंट बढ़ेगा, करंट हुआ मैक्सिमम इस टाइम पे, सारा का सारा चार्ज चला गया, करंट हुआ मैक्सिमम, फिर करंट घटना स्टार्ट हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में करंट घटना स्टार्ट हुआ ऐसे, और एक टाइम ऐसा है वापस करंट यहाँ पे क्या हुआ फिर ज़ीरो। अब उल्टी डायरेक्शन में करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ, उल्टी डायरेक्शन में करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ और उल्टी डायरेक्शन में ही करंट घटा, सारी स्टेजेस आ रही समझ में। यानी कि करंट यहाँ पे क्या कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज का भी सेम हाल है, चार्ज का भी सेम हाल मिलेगा यहाँ, ठीक है, एनर्जी का भी यही हाल है। अगर आप एनर्जी के ग्राफ बनाओगे तो एनर्जी के ग्राफ भी आपको ऐसे मिलेंगे, देखो आप शुरू में मैग्नेटिक फील्ड के पास एनर्जी कितनी थी, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड शुरू में मैग्नेटिक फील्ड के पास एनर्जी कितनी थी ज़ीरो, अब बढ़ी धीरे 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 और एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम। अब उसी डायरेक्शन में घटना चालू हुई, ठीक है, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, सेम ग्राफ। शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सी एनर्जी का ग्राफ बनाया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी फुल थी मैक्सिमम यहाँ कैपेसिटर में, फिर एनर्जी घटी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ेगी, फिर घटेगी, सेम सिचुएशन, ग्राफ देखो आप, ठीक है। तो यानी कि चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, करंट ऑसिलेट कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इस सर्किट को, कहना क्या चाहते हो, सीधी बात। तो सीधी बात क्या है, जब चार्ज ऑसिलेट करता है ना, चार्ज ऑसिलेट करता है तो क्या बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सीधी बात, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज ऑसिलेट करेगा
तो चार्ज का ऑसिलेट करना इस टाइप की वेव बनाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? अगर आप एक चार्ज देखो, चार्ज के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे जस्ट मेरे साथ इमेजिन करना है आपने, चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों तरफ। इस चार्ज को आप ऑसिलेट करवाओ, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये धागे सारे हिलने स्टार्ट कर देंगे। ये धागे कैसे हो जाएंगे? ऐसे। चीज़ आ रही समझ में? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। अगर आप ऐसे ऐसे हिलाते हो तो धागे बुरी तरह ऐसे ऐसे हिलते हैं ये, और क्या चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे देगा। ट्राई करता हूँ समझाने की। चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड किसको जन्म दे देगा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम हुआ, अब घटेगा, घट रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मैक्सिमम हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में ही कम हुआ, कम हो रहा है। अब ये चेंज होता हुआ ई चेंज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे देगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन जाएगा। समझ में रहे? चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे देगा, और इस वेव में चलने की क्या आ जाएगी? कि ताकत। यही है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्यों बनाई मैंने ऐसे? क्योंकि राइट एंगल दिखाना चाहता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितने एंगल पर हैं? 90 डिग्री। समझ में गया? इसलिए मैंने ऐसा बनाया। थोड़ा सा और शार्प करो इसको, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा ऐसा। ये बी है, ये बी है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को बना देगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अगले इलेक्ट्रिक फील्ड को बना देगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बना देगा। यही चलता है इसमें, और ईएम वेव बढ़ती आगे। तो क्या है ईएम वेव? ईएम वेव ऐसी वेव है जिसके ऊपर आप अपने डिस्टर्बेंस को कैरी करते हो, अपने सिग्नल्स को कैरी करते हो। समझ में आ गया? अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम में देखें, कम्युनिकेशन सिस्टम में हम पढ़ेंगे, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर हम अपने सिग्नल्स को भेजना चाहते हैं, अपने डिस्टर्बेंस को भेजना चाहते हैं कहीं, तो आप दो तरीके से भेज सकते हो, एक वायरलेसली ईएम वेव के ज़रिए, और एक वायर में, ठीक है, वायर में भी भेज सकते हो और वायरलेसली भी। तो वायरलेसली हम भेज सकते हैं। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सर्किट? टू प्रोड्यूस या टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कम्युनिकेशन सिस्टम में बड़ा यूज है इसका, और हमारे हर एक मोबाइल में ये सर्किट लगा होता है। समझ में आएगा? हर एक मोबाइल में, हर एक टेलीविज़न में, हमारे हर एक सैटेलाइट में ये ट्रांसमीटर सर्किट है, रिसीवर नहीं है ये। कौन सा सर्किट है ये? ट्रांसमीटर। और जब ये चार्ज ऑसिलेट करेगा यहाँ पे, तो इसकी भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, और वो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। एल और सी की वैल्यू आप डिसाइड करोगे, उसके हिसाब से नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेट होगी, और V इज इक्वल्स टू 1/2π√LC। ये हमारे हाथ में है, हमारे मोबाइल में हम ये सेट करते हैं, और हम अगर किसी को कॉल लगाते हैं तो हमने एंटीना लगाया यहाँ, ठीक है, यहाँ LC सर्किट में यहाँ एंटीना लगा है अपना मोबाइल में, LC पैरेलल सर्किट। इस एंटीना में चार्ज ऑसिलेट करता है, यानी कि मैं समझाने की कोशिश करूँ, एक बार ये पॉजिटिव एक बार ये पॉजिटिव, यानी कि एंटीना में चार्ज प्लस माइनस ऐसे होगा, और ईएम वेव जनरेट करेगा। उस ईएम वेव को टावर में जाके कनेक्ट करना होता है, उसके ऊपर हमारा सिग्नल बैठता है। समझ में आ गया? आगे जा कर के वो जब रिसीवर में, जिसको आप कॉल लगा रहे हो, उसके रिसीवर में जाएगी कॉल, उसमें से ईएम वेव को छाट लिया जाएगा। ईएम वेव हटा करके जो सिग्नल वेव है, हमारी सिग्नल वेव ऐसे नहीं जाती, हमारी सिग्नल वेव किसके ऊपर बैठ के जाती है? साउंड वेव हमारी किसके ऊपर बैठ के जाती है? ईएम वेव्स के ऊपर। अगर आप यहाँ से चंडीगढ़ जाना चाहते हो तो आपको कोई तो चैनल होना चाहिए जिस पे आप बैठ सको।
तो आप ट्रेन में, एरोप्लेन में, कहीं पर भी बैठ के जाओगे। तो अब अगर आप साउंड वेव को कैरी करवाना चाहते हो, यहाँ से साउंड सिग्नल जाए, आपके फ्रेंड से आपकी बात हो सके, तो आपको ईएम वेव चाहिए। ईएम वेव के ऊपर बिठाते हो साउंड को और वो टावर में कनेक्ट करता है। आगे जा करके अगले के रिसीवर में साउंड सिग्नल रिसीव होता है और ईएम वेव को छाट करके अलग कर दिया जाता है। आगे समझ में? तो हमारे हर एक के मोबाइल में, हर एक सेटेलाइट में ये सर्किट होता है, ट्रांसमीटर सर्किट, जिससे ईएम वेव को हम प्रोपेगेट करवाते हैं। चीज़ आई समझ में? इसमें एक और है, क्या है कि डैम्पिंग होती है ऑसिलेशन में। एक होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन और एक होता है अनडैम्प्ड। ठीक है, जब चार्ज ऑसिलेट करता है तो हमारी एनर्जी खर्च होती है, हमारी कुछ एनर्जी का लॉस होता है। उस एनर्जी के लॉस को पूरा करने के लिए बैटरी लगानी पड़ती है हमारे को। समझ में आएगा? बैटरी, ट्रांजिस्टर, वो सारे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर में, कैसे हम ट्रांजिस्टर से और बैटरी लगा करके जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है ना, आप देखो अगर एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम, ये धीरे 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 छोटा होता जाएगा इसका एम्पलीट्यूड, और कुछ टाइम बाद मीन पोजीशन पे रुक जाएगा। इसी को तो बोलते हैं डैम्पिंग इन ऑसिलेशंस, डैम्पिंग। वैसे यहाँ होगा, धीरे 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 चार्ज ऑसिलेट करता रहेगा और फिर रुक जाएगा कुछ देर बाद, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ रेजिस्टेंस भी है। समझ में आएगा? आपकी एनर्जी का लॉस होगा और आपको किस तरह के ऑसिलेशंस मिलेंगे, इस तरह के ऑसिलेशन आपको मिलेंगे। सो दीज आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो कैसा ऑसिलेशन हो गया, इसका ख़त्म हो जाएगा अब आपका सिग्नल, यहाँ जा कर के बिल्कुल डैम्प हो गया, डैम्प ऑसिलेशन। ठीक है, तो इस डैम्प्ड ऑसिलेशन को अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में बदलने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, बैटरी लगाए रखनी पड़ती है यहाँ पे। तभी तक तो आपकी बातें होंगी जब तक आपका मोबाइल चार्ज रहेगा, बैटरी रहेगी उसमें। और देखो आप बैटरी अगर डाउन हो जाती है, बात कर पातेगा, स्विच ऑफ हो जाता है मोबाइल। तो इस ऑसिलेशन को अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में बदलने के लिए, ये तो डैम्प्ड है, डैम्प्ड, इसको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में बदलने के लिए हमारे को क्या लगाना पड़ता है सर्किट में, बैटरी, ट्रांजिस्टर। समझ में आएगा? और नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें, यही सर्किट हमारे को पढ़ना है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के नाम से। सेम एलसी सर्किट में मैंने अभी भी बताया चार्ज ऑसिलेट करता है, इसकी भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे ये ऑसिलेट करेगा, ओमेगा। चार्ज ऑसिलेट करेगा, क्या होगी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या ये पैरेलल सर्किट है? पैरेलल है कि सीरीज़ है ये? पैरेलल। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि पैरेलल एलसी सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे, क्या, कितनी होगी। समझ में आएगा?